हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, एनल स्पाज्म और स्टेनोसिस में क्या अंतर होता है। या दूसरा क्वेश्चन है कि एनल स्पाज्म क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, एनल स्पाज्म होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। एनल स्पाज्म होता क्यों है। तो ये हमारी एनल कैनाल होती है जिसकी लेंथ लगभग, ये पूरी लेंथ जो होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। 4 सेंटीमीटर की होती है। और जब हम यहाँ पे एक डेंटेड लाइन होता है, डेंटेड लाइन से नीचे एक लाइन होती है जिसे हम हिल्टन लाइन कहते हैं। यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। और जो रेड कलर से हमने यहाँ पे शो किया है ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, ये हमारी एनल कैनाल यानी जो गुदा मार्ग होता है उसको हमेशा संकुचित अवस्था में रखते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंट अवस्था में रखते हैं, ताकि हमारे रेक्टम में जो भी हमारा मल है यानी जो हमारा स्टूल है वो अपने आप बाहर ना आ जाए। आपने देखा होगा कि किसी का ऑपरेशन हुआ और उसका मल नहीं रुक रहा है, इसका मतलब है कि उनकी स्फिंक्टर्स को डैमेज कर दिया गया है जिसकी वजह से उनका मल नहीं रुक रहा है। तो जो हमारा मल अपने आप यहाँ पे रुका रहता है वो बिकॉज ऑफ स्फिंक्टर की वजह से होता है। अगर ये स्फिंक्टर डैमेज कर दिया जाए तो हमारा मल अपने आप बाहर आ जाएगा हमारे शरीर से, यानी हमें इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो जो ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये हमारी पूरी एनल कैनाल का लगभग तीन भाग कवर करता है और एक भाग ये नहीं कवर करता है। इतना हिस्सा छूटा रहता है एनल कैनाल का। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो हमारी पूरी एनल कैनाल को कवर कर रखता है। अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो रेड कलर का होता है। जब आप बॉडी के अंदर देखेंगे तो इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है और ये थोड़ा थिक होता है यानी थोड़ा सा मोटा होता है। ये वॉलेंट्री इन नेचर होता है यानी ये हमारे अंडर कंट्रोल में रहता है। अभी जब हम एनल स्पाज्म का ट्रीटमेंट बताएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वॉलेंट्री इन नेचर यानी हमारे अंडर कंट्रोल में होता है और ये जो होता है रैप द होल एनल कैनाल यानी पूरी एनल कैनाल को कवर कर रखता है। और ये हमारी एनल कैनाल के टोन को मेंटेन करने में केवल 15% मेंटेन करता है। ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जो सबक्यूटेनियस होता है, एक जो होता है सुपरफिशियल होता है और एक जो होता है डीप कंपोनेंट होता है। वो हमने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पहले बहुत डीप पढ़ा चुके हैं, इसलिए अभी आप इतना समझिए कि ये क्या है, क्योंकि इसी में इसका ट्रीटमेंट छुपा हुआ है। फिर आता है इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर रेड कलर का होता है। ये वॉलेंट्री इन नेचर होता है, ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, यानी ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे दिल का धड़कना, आंखों का फड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अपने आप होता है, उसी तरह ये भी मसल अपने आप कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करते रहती है। ठीक है, ये रैप द अप टू द हिल्टन लाइन यानी ये एनोरेक्टल रिंग से केवल हिल्टन लाइन तक ही कवर कर रखती है और ये हमारी एनल कैनाल को 85% टोन को मेंटेन करती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमें फिशर हो गया जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ये डेंटेड लाइन के नीचे हमें कट लग जाता है। अब फिशर में क्या होता है, हमें पेन होता है। फिशर में क्या होता है, पेन होता है, जलन होती है यानी बर्निंग होती है, यहाँ पे इचिंग होती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है। लेकिन पेन और बर्निंग की वजह से हम क्या करते हैं, अपने स्फिंक्टर को थोड़ा सा खींच लेते हैं, यानी ये पेन और बर्निंग की वजह से ये स्फिंक्टर स्पाज्म में चले जाते हैं। ये क्या होता है, इसमें परमानेंट स्पाज्म हो जाता है। जब स्पाज्म होगा तो जो ल्यूमेन पहले इतना चौड़ा था अब वो ल्यूमेन इतना बड़ा हो जाएगा, यानी जो गुदा मार्ग इतनी चौड़ी थी अब वो गुदा मार्ग जो होती है वो बिकॉज ऑफ स्पाज्म वो गुदा मार्ग छोटी हो जाती है। तो अब जब ये गुदा मार्ग छोटी हो जाएगी तो जो हमारा मल यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि मल का साइज तो नहीं बदलेगा ना, अगर हार्ड स्टूल आएगा तो जो इतनी चौड़ी मल एनल कैनाल से मल निकल रहा था अब वो इतने चौड़े एनल कैनाल से निकलेगा। तो जाहिर सी बात है आपको दर्द और बर्निंग यानी जलन और दर्द आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? एनल स्पाज्म की वजह से। और एनल स्पाज्म किसकी वजह से हो रहा था? फिशर की वजह से। यानी अगर हम फिशर का ट्रीटमेंट कर दें एनल स्पाज्म को हम थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। इसीलिए जब फिशर नहीं ठीक हो रहा होता है
तो क्या करते हैं, LIS एक सर्जरी होती है, LIS, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेक्टोमी बोलते हैं। हम क्या, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेक्टोमी, थोड़ा सा स्फिंक्टर को काट के हटा दिया जाता है यहाँ से। तो क्या होता है, जब स्फिंक्टर कट कर दिया जाता है तो ये स्पाज्म क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और हमारा फिशर ठीक हो जाता है। तो LIS किया जाता है, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेक्टोमी। तो जो स्पाज्म है इसका इलाज क्या होगा, इसका इलाज कैसे करेंगे, बिना सर्जरी के हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे है। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव द कॉज, यानी कॉज क्या था, फिशर। फिशर की वजह से स्पाज्म, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर यही कारण होता है ये स्पाज्म का, फिशर की वजह से हमें स्पाज्म होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉज यानी जिसकी वजह से ये बीमारी हमें स्पाज्म हो रहा था, हम उसको ठीक करेंगे, यानी फिशर को ठीक करेंगे। अब दूसरा रास्ता क्या है ठीक करने का, सिर्फ बाथ, गुनगुने पानी में थोड़ा सा बैठना है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा टब लेते हैं, हल्का गुनगुना पानी उसमें लेते हैं, थोड़ा सा उसमें हम चाहे एलम फिटकी डाल सकते हैं, इस फटका भस्म डाल देते हैं। इतना गुनगुना पानी होता है जितने गुनगुने पानी से हम नहा सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें गुनगुने पानी में थोड़ा देर बैठना है। कितना बैठना है, 5 से 7 मिनट। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ बात करने से क्या फ़ायदा होगा। जब हम गर्म पानी में थोड़ा गुनगुने पानी में बैठेंगे तो ये जो एनल स्फिंक्टर्स जो होते हैं, जिसमें ये स्पाज्म जो ये सिकुड़ गया है, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि जब हम गर्म पानी में बैठेंगे तो हमारा स्पाज्म जो होता है रिलैक्स होगा। जब स्पाज्म रिलैक्स होगा तो हमारा फिशर में जो जलन और दर्द हो रही थी उसमें आराम मिल जाएगा। तो हम तीसरा क्या कर सकते हैं, एनल डायलेटेशन कर सकते हैं। एनल डायलेटेशन एक नॉर्मल डायलेटेशन भी होता है, एक लॉर डायलेटेशन होता है। लॉर डायलेटेशन जो होता है जनरल एनेस्थीसिया दे के किया जाता है। उसमें हमें जनरल एनेस्थीसिया दे के मल द्वार को लगभग 4 फिंगर फैलाया जाता है। 4 फिंगर इतना फैलाया जाता है जिससे क्या होता है, जो स्फिंक्टर्स होते हैं इसके थोड़े से फाइबर टूट जाते हैं। लॉर डायलेटेशन में इसके थोड़े से फाइबर टूट जाते हैं। जब ये फाइबर टूट जाएंगे तो हमारा जो एनल स्पाज्म है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक बड़ा केस होता है। लेकिन हम एक नॉर्मल एनल डायलेटेशन भी कर सकते हैं। एनल डायलेटेशन का नियम क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारी गुदा मार्ग है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक जली लेंगे, इसमें एक जली लेंगे, यहाँ पे जली लगाएंगे और धीरे धीरे अपने एनल जो गुदा मार्ग होता है उस पर उंगली से धीरे धीरे इसे हल्का सा मसाज करेंगे। तो देखेंगे जो ये स्फिंक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। जब धीरे धीरे रिलैक्स होगा यानी स्पाज्म उसका ख़त्म होगा तो हमारी गुदा मार्ग थोड़ा सा फैल जाती है। तो हमें जो पेन, जलन यानी दर्द और जलन था उसमें आराम मिलता है। तो धीरे धीरे जब आप फिंगर रखेंगे ना तो आपको यहाँ पे 2 रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। तो जो सबसे बाहर बैंड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा वो होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और जो थोड़ा सा अंदर की तरफ फील होगा वो होता है इंटरनल स्फिंक्टर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, आप अपने मलद्वार के पास फिंगर रखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक पिट यानी गड्ढा टाइप का फील होगा। तो ये दोनों स्फिंक्टर के बीच का ही गड्ढा होता है। इंटरनल स्फिंक्टर अंदर की तरफ, एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर की तरफ। तो हमें क्या करना है, ऐसे मलद्वार पर रखना है उंगली से और धीरे धीरे मसाज करना है। जब धीरे धीरे मसाज करेंगे तो आपका एनल जो स्पाज्म है वो जब रिलीज होगा, वो खत्म होगा, तो आपका मलद्वार थोड़ा सा फैल जाएगा और आपका स्पाज्म ठीक हो जाएगा। फिर होता है एक्सरसाइज। चूँकि एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम अपने गुदा मार्ग को थोड़ा सा खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा एनल स्पाज्म में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है। और ये चूँकि इसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी नेचर होती है, यानी हम जो खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया है वो केवल एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक आ सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत इंटरनल स्फिंक्टर भी, चूँकि यही बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं, थोड़ा सा इसमें भी रिलैक्सेशन होगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी अच्छा खाना खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, जूस पिएं, नॉर्मल जो हेल्दी लाइफ होती है उसको जिएं। अपना जो दिन रात के सोने का समय है, दिन का जगने का समय है, उसको लगभग फिक्स रखें। क्योंकि उसमें भी बदलाव होने से मैंने देखा है कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ने से आपका फिशर का जो पेन है वो बढ़ेगा, बर्निंग बढ़ेगी। जब पेन और बर्निंग बढ़ेगी तो स्पाज्म बढ़ेगा, यानी स्पाज्म एक कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑफ फिशर। तो आपको इन सब चीज़ों को करके हम स्पाज्म को सही कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और था, एनल स्पाज्म और स्टेनोसिस में क्या अंतर होता है। एनल स्पाज्म क्या है, स्फिंक्टर का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना एनल स्पाज्म कहलाता है। और कई बार किसी बीमारी की वजह से या हो सकता है फिशर की वजह से हमारे ये जो म्यूकोसा, ये अंदर स्किन की मेम्ब्रेन होती है, इसमें स्कार डेवलप हो जाते हैं, इसमें स्कार डेवलप हो जाते हैं।
जिसकी वजह से ये एनल कैनाल जो होती है वो नैरो हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, और ये जो होती है काफ़ी हद तक सिकुड़ जाती है, तो उसको हम एनल स्टेनोसिस कहते हैं। और केवल एनल स्पाज्म का मतलब होता है स्फिंक्टर का कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो एनल स्पाज्म कहलाता है, जब पूरी ये गुदामार्ग, ये नीचे की गुदामार्ग जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्कार, जैसे फिशर है या टीबी है या क्रोन्स डिजीज है या ट्रामा की वजह से, तो हम उसको एनल स्टेनोसिस कहते हैं।